हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब देखेंगे हमारे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हमसे बात करने वाले हैं पहले एक्ट्स के बारे में, जैसे कि एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 में क्या बोला गया था, रेगुलेटिंग एंड 1773 में क्या हुआ था, फिर उसमें पिट्स इंडियन एक्ट है, उसके बाद फिर चार्टर्स एक्ट 1813, चार्टर्स एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1903, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब चीज़, और अगस्त ऑफर 1990, क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे, थोड़े से जो हम रिवाइज करेंगे, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या था, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में था। ये सब चीज़ के बारे में एज अ हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, क्या कैसे कैसे चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आई, पहले बहुत सारे एक्ट्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, बहुत सारी चीज़, इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देखते हैं, तो इसमें हमको देखते हैं सबसे पहले मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। तो यहाँ पर दिया हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट मेड सडनली। हमारा जो भारतीय संविधान है, भारत के संविधान है, वो ऐसे ही जल्दीबाजी में, ऐसे ही सडनली से बन नहीं जाता है। ये बहुत सारे लॉज, एक्ट्स और रिफॉर्म्स बनते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होते हैं, ब्रिटिश रूल में भी ऐसे हुए, तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मतलब इसका कहना है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन एक पल का रात का नहीं था। इट टेक्स लॉट ऑफ डेज, अ लॉट ऑफ टाइम्स, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बैठा भी तब भी एक दिन में नहीं बना, सडनली नहीं बना है। बहुत सारे लॉज, एक्ट्स है जो हम बात करने वाले हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया था बहुत सारे एक्ट्स को, ताकि हम सोसाइटी, ताकि हम जो हमारा इंडिया है उसको हम कंट्रोल कर सके और गवर्न कर सके। क्या क्या एक्ट है उसके कुछ कुछ हमने नाम बताए, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस एक्ट में क्या क्या था, जो शो करता है कि हिस्ट्री का एक तरीके से, हिस्ट्री कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री कैसे हुआ, बहुत सारे एक्ट के कारण, ये सब चीजें कारण, ऐसे एक्ट जो ग्रेजुअली डेवलप किए हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कस्टडी सिस्टम ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट आता है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे बहुत सारे प्रोविजंस का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। एक तो हमारा एक प्रोविंसेस वाला जो था, हमारे ये हमारा जो बहुत सारा प्रिंसिपल स्टेट्स के बारे में था, उसके और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये कुछ कुछ चीजें हैं, इसमें हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में हम क्या क्या देखेंगे, कुछ लॉज, एक्ट्स, रिफॉर्म्स देखेंगे जो ब्रिटिश रूल में आया था, ठीक है। अब ये भी वही बोला गया कि बहुत जल्दी से सडनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, उसके बाद बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके आगे हम और देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। अब दूसरा हमारा था, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम सबसे एक इम्पोर्टेंट एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहले तो इट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, ताकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया को कंट्रोल कर सके। एक्चुअली आप बोले कि ऐसा क्यों, कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो ब्रिटिशर का ही है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़ा सा बकझक हो जाता था कभी कभी, ब्रिटिशर का जो पार्लियामेंट है, मतलब जो मोनार्क जो था ना, थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था। दैट्स द रीजन कि उनको चाहिए था कि भाई इसको पूरे तरह से कंट्रोल करो। तो इसलिए ऐसा हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्लीज आप याद रखिए इस एक्ट को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये ऐसा एक्ट था जो लाया गया था। क्यों लाया गया था, वाई, बिकॉज ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में।
1773 ही में आया था। ये पास हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि और ये भी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ फाइनेंशियल फेसिंग में प्रॉब्लम कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसी कारण बस। अब गवर्नर ऑफ बंगाल ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअली पहले बंगाल गवर्नर बोला जाता बंगाल की, गवर्नर है बंगाल के। अब एक नया नाम दे दिया गया, क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी मतलब लगभग समय में रेगुलेटिंग एक्ट में ही डाला गया था। और सबसे पहले कौन से व्यक्ति फर्स्ट गवर्नर बने थे, जनरल बने थे बंगाल के? नॉट गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वॉरेन हास्टिंग। क्या नाम है? वॉरेन हास्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी आपको याद रखना है। आई होप सो जो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लास्ट में भी आपको रिपीट करवाएंगे कि क्या सारी चीजें थी, बट आप कम से कम ध्यान दीजिए कि इस एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पीछे बात किया कि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, क्या सारी चीजें हैं। और हमने पहले स्टार्ट किया कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया 1773 का, जिसमें हमको बताया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने क्या किया था, वो कंट्रोल करना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? इसमें जो रीजन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से। दैट रीजन ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पे थोड़ा सा कब्जा करना चाहता था, थोड़ा सा इसको मतलब कंट्रोल करना चाहता था। उसी के बाद यह कि गवर्नर बंगाल जो था वो बना, वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले क्या नाम था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया, बंगाल? तो सबसे पहले वॉरेन हास्टिंग। अब बंगाल का क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बंगाल ऐसा हब था ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हब था किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वहाँ ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता था। ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू हेल्प गवर्नर जनरल। अब सिर्फ अकेले नहीं थे, है ना, गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल अकेले नहीं थे, इसमें 4 लोग को और ऐड किया गया, 4 मेंबर्स को और क्रिएट किया ताकि गवर्नर जनरल को मदद मिले। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टैब, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा 1774। फिर वही चीज, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए कि इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई थी। तो हमने सबसे पहले बात किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करे, ये पास हुआ था। ठीक है, क्या रीजंस थे? ये रीजंस दिया हुआ है, सॉरी, ये रीजंस आर गिवन हियर, क्या रीजंस थे। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन बने? वॉरेन हास्टिंग, ये जो पहले गवर्नर जनरल बने। फिर इन्हीं के हेल्प में 4 मेंबर्स को और घुसा लिया गया। फिर साउथ सुप्रीम कोर्ट हमारे सबसे पहले कलकत्ता में आया था। कब आया था? 1774। प्लीज रिमेम्बर दिस टाइम। ठीक है, ये एक्ट 1773 का है, बट उसी समय लगभग क्या क्या चेंजेस है इसके बारे में हमको इसमें दिया हुआ है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वही पहले हमने बात किया कि हमारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे वो चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कंट्रोल कर ले। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट टाइप कंपनी था, तो देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत पावरफुल बनते जा रहा है, ट्रेड पे ट्रेड कर रहा है इतना, तो दैट एक डर भी हो गया था। दैट रीजन कि इसको ओवर हाइड करके उसको खुद अपना चाहता कि भाई हम ही कंट्रोल करेंगे, अब तुम सब जाओ हम कंट्रोल करेंगे। ये एक्चुअली काम था। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनेशन पर्पज के लिए? तो पहले तो आपको ये जो बहुत मेन चीज याद करना पड़ेगा, फैक्ट कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन बने? वॉरेन हास्टिंग। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में कब आया? 1774 में। और कब कहाँ आया? तो कैलकाटा में। ईयर 1773 का जो हम एक्ट की बात कर रहे हैं वो 1773 का है, जो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंस क्या दिया हुआ है? फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये हमने पहला एक्ट पढ़ा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें याद रखना है, इसके बारे में भी हमने एग्जामिनेशन फैक्ट्स के बारे में भी डील किया। और उसमें क्या क्या आता है, जो पहले एक तरीके रेगुलेटिंग एक्ट हम फर्स्ट स्टेप मानते हैं, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ताकि हम किसको कंट्रोल कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। फाइन जो भी आप दे दो रीजन, उससे मतलब नहीं, लेकिन कंट्रोल किसको करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पहला एक्ट के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम ये बात करते हैं पिक्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये कौन सा, ये क्या है, इसमें क्या आया था? अब इसमें देखिए हम पहले
पहले हमने 73 बात किया था, ठीक है। अब हम बात करें 7084। अगर आप इस तरीके से एक लाइन बना के चलोगे कि 7073 के बाद 7084 आया था, और 7073 का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें ये सब चीजें थी। फिर दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले वो पास हुआ था ताकि इंक्रीज कर सके हम किस चीज पे कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर सके। वही चीज है, उस मतलब और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं कि और लो और उसको हम खींचेंगे इस इंडिया कंपनी को। अब इसमें एक ड्यूल कंट्रोल, अब ये ड्यूल कंट्रोल क्या होता है? ड्यूल कंट्रोल, इसमें दो चीजें बात करेंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है? तो हमारा, क्योंकि हमने बोला कि ड्यूल कंट्रोल होगा, दो चीजें कंट्रोल होगा। हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे इस कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? दो तरीके से। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया? ताकि हम क्रिएट करके, क्यों बनाया गया? ताकि हम कंट्रोल करें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाया गया? ताकि हम कंटिन्यू करें मैनेज करने के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड ऑफ द कंपनी, इस चीज के लिए, ठीक है। इस चीज के लिए बोला गया कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ग्रेटर कंट्रोल मिल गया ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक तरीके से आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बताया जाता है। एग्जामिनेशन स्टाइल से याद होना चाहिए कि कब डेट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। मेन फीचर क्या था? ड्यूल कंट्रोल का। दोनों का क्या नाम है ड्यूल कंट्रोल में? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्या कंट्रोल करता है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज करता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल कंट्रोल वही हम बात किया, कॉमर्शियल कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए ठीक है, तो ये हमने दूसरा एक्ट बात कर लिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आई थिंक सो ये दो एक्ट आपको समझ में आया होगा कि दो एक्ट क्या कहलाता है। एक बार और रिपीट कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने बात किया था हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जहां पर हमने बताया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया कि हम किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके। पहला स्टेप था उनका। उसी में हम बताया कि भाई गवर्नर जनरल का एक डेवलप किया, गवर्नर का नाम है गवर्नर जनरल। जो पहले कौन बने थे? बंगाल के वॉरेन हास्टिंग बने थे सबसे पहले, ठीक है। फिर उन्हीं के हेल्प के लिए चार को और हमने घुसा दिया कि भाई ये चार उनके हेल्प करने के लिए बन जाएंगे, जहां पर हमको लिखा हुआ है ये काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड फॉर दिस। सुप्रीम कोर्ट बना था हमको 1774 में। सबसे पहले कहाँ बना था? तो कलकत्ता में बना था। कब बना? 1774 में बनाया था। तो ये सब चीजें। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारे में ये भी कंट्रोल करने के लिए बना था, बट और ज्यादा कंट्रोल, ठीक है। आज को ड्यूल कंट्रोल बोला जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कमर्शियल एक्टिविटीज। कब आया था ये? 1784 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आई थिंक सो ये भी क्लियर होगा आपको। तीसरा एक्ट बात करते हैं जो कि हमारा आता है चार्टर एक्ट 1813। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 1773 से। फिर उसके बाद हमने बात किया कि भाई 1784, और 1784 के बाद 1813 पे हम आ गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अब तीसरा जो हमारा एक्ट है उसका नाम है चार्टर एक्ट। अब ये बताइए चार्टर का मतलब क्या होता है? एनीबडी नोस? तो चार्टर एक्चुअली अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग राइट्स और अथॉरिटी। एक तरीके से वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें अपना राइट्स या अथॉरिटी बताता है कि ये सब चीजें है। चार्टर इसको कहलाता है। तो इसमें 1813 में आया था। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया। अब इसका पावर इतना कम हो गया, जो ट्रेड का इसके पास पावर था, मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो खत्म हो गया। अब कंपनी कंटिन्यू टू हैव अ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी। लेकिन हाँ, कंपनी का कुछ कुछ चीजों में अभी भी था, जैसे कि ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना। और क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड थे इंडिया में आने के लिए, ठीक है। मनी वॉज प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। मनी प्रोवाइड किया एजुकेशन के लिए। वो इसमें बहुत छोटा सा चीज है। एग्जामिनेशन फैक्ट में कब आया था? 1813 में आया था चार्टर एक्ट 1830, जिसमें आपको बात हुआ कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना मोनोपोली खो देता है शायद ट्रेड में, बट कुछ जैसे कि हमारे टी हो गया और चाइना के साथ ट्रेड हो गया वो बचा हुआ है। और क्रिश्चियन मिशनरी आ सकते हैं, एजुकेशन के लिए मनी यूज हो सकता है,
ये कब आया था हमारा चार्टर एक्ट 1813 को आया था। मेन फीचर क्या है कि कंपनी ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ लगभग खत्म ही हो चुका था, बस थोड़ा सा बस टी के जो ट्रेड था बचा हुआ था, और ट्रेड विद चाइना। आई होप सो आपको ये हमको जो तीसरा एक्ट हमने बात किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमने एक्ट बता किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा एक्ट हमने जो बात किया था दैट इज यस, हाँ बहुत आसान है। दूसरा जो हमारे बात किए थे जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। फिर तीसरा हमने बात किया चार्टर्स एक्ट 1813 जो हमने कंप्लीट किया। इसमें सिंपल सा कुछ में कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें कुछ नहीं, बस मोनोपोली खत्म हो गया। लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा एक्ट के बारे में। ये आपको लग रहा है कि हम फिफ्थ लिखे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। फिफ्थ वो पहला, जैसे कि एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट लाइन दे दिया था जस्ट लाइक दिस, इसमें हमने दे दिया था, ठीक है। यहाँ से हमने दूसरा ही स्टार्ट किया, लेकिन ये पहला ही एक तरीके से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो चार्टर एक्ट 1833 बात करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, आप सोचेंगे भाई ये 1813 है, ये 1813 है, अब वो क्या था आपका, ये 1813 है, वो क्या था, वो आपका 1813 था, और ये 33 है, ये अंतर है, 13 और ये 33। इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चार्टर का मतलब समझ में आ गया कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें राइट्स से अथॉरिटी बताता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, सॉरी, हाँ यस यस आई एम राइट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन वही पर्सन नहीं बने, मतलब इसमें था कि वो पर्सन, जो पर्सन गवर्नर जनरल उस समय बंगाल के थे ना, वही पर्सन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी तक हमने दो पर्सन के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, वॉरेन हास्टिंग। अब यहाँ पर उस कब बने थे वो, एक तरीके 17 वो बहुत टाइम पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बात किया था। लेकिन हम अब बात करें चार्टर्स एक्ट 1833, तो वही पर्सन थोड़ी ना बन सकते, बहुत सिंपल सा है। तो जो उस समय बंगाल के हमारे गवर्नर जनरल थे, वही एक्चुअली हमारे गवर्नर जनरल इंडिया के बन गए। इनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा कॉमर्शियल फंक्शन खत्म हो गया था उसका, कंपनी मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रह गया। तुम देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसके पास उतना पावर नहीं था। इंडिया बिकेम मोस्ट सेंट्रली गवर्न। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रली गवर्न, एक्चुअली ब्रिटिश के अंदर, मतलब मोनार्क जो वहां पर थी उसके अंदर वो ज्यादा कंट्रोल में हो चुका था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिसीव लेजिस्लेटिव पावर। अब जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो इसके पास लेजिस्लेटिव पावर आ चुका था फॉर द होल ऑफ ब्रिटेन इंडिया। तो ये ईयर कब आता है, 1883। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, ऑफ इंडिया, नॉट बंगाल। बंगाल अगर बोलेगा तो हमारा कौन सा आंसर होगा, वॉरेन हास्टिंग। इंडिया बोलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब एग्जाम ईयर कब बोला, 1833, चार्टर्स एक्ट में मेंशन्ड है। मेन फीचर क्या है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ जो एक्ट था जो हमने बात किया वो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नाम नंबर बात कर लेते, क्योंकि अगर हमको नाम याद रहेगा उसके अंदर भी धीरे धीरे करके भी रिवाइज, सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी रिपीट करना पड़ेगा, आपको भी खुद ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको भी खुद याद करना पड़ेगा, और बार बार 2 डेज पे 3 डेज पे कंसेक्यूटिव डेज पे आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें याद होगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस एक्ट से एक तरीके से डेवलप हुआ, ये आपको बताया जाए। सबसे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सॉरी ये तो हमको इंट्रोडक्शन में हम देखा था कि इसमें क्या, इसमें और हम डिटेल बात करेंगे 1985 का डेट आएगा। सबसे पहले हम बात किए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर हमने चार्टर्स एक्ट 1813, फिर चार्टर्स एक्ट 1833। अब बात करेंगे हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। डेट पे आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा डेट क्या क्या चीज कहता है, एक शॉर्ट नोट बना दीजिएगा ताकि वो चीज बार बार सिर्फ देखते ही रहेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो हमारा आता है फिफ्थ में चार्टर्स एक्ट 1853। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एक्चुअली ये चार्टर के नाम पे लास्ट चार्टर है, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव एंड कंसेक्यूटिव फंक्शन बताता है, गवर्नर जनरल काउंसिल दैट बी सेपरेटेड, मतलब इसमें ये बताया कि सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक क्रिएट हो चुका है, अलग सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन हो चुका है सिविल सर्विसेज में,
और ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वॉज नॉट रिन्यूड फॉर अ फिक्स पीरियड। एग्जामिनेशन फैक्ट याद रखने के लिए ईयर का बात 1853। मेन फीचर क्या है कि जो पहले क्या होता था कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम या जो भी काम होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करवा रहा था, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ही करा था कि सारे पावर। हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव का, लेकिन अब क्या है ना, पावर को थोड़ा डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ताकि थोड़ा से अच्छा और डिसीजन लेने में ठीक रहे। दैट इज मेन रीजन। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि हमारे ओपन कंपटीशन होने लगा था सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हम पावर को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। तो ये आपका मेनली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसमें यही चीज बताता है। और ये ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको कहलाता है। तो ये आपका चार्टर्स एक्ट 1853 में आता है। तो अभी तक हमने 5 एक्ट के बारे में बात की, और एक और एक्ट हमने बात किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बट उसके डिटेल में हम और आगे जब हम चलेंगे, जब उसका एक्ट आएगा तब हम डिटेल बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट एक्ट वही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब हम यहाँ बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नॉट 935, 1858, क्योंकि हमने बात की चार्टर वाला काम खत्म, जो चार्टर वाला काम था क्योंकि वो खत्म हो चुका है। 3 चार्टर वाला एक्ट के बारे में बात की, 1813 वाला, 1833 वाला और 1853 वाला। अब हमारा यहाँ आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको पता होगा कि 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट में। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका नाम भी नहीं बचना चाहिए, इसको एकदम खत्म ही कर दो। तो जो रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था वो खत्म हो गया। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया को पहले इनडायरेक्टली कंट्रोल करा था, एक नाम था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन कर रहा था। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम हटा के अब सीधे ब्रिटिश क्राउन ही कंट्रोल करने लगा इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो गिव द टाइटल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं गवर्नर जनरल का टाइटल था, और कौन सबसे पहला था? सबसे पहला कौन बना था हमारे सबसे पहले कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपको कमेंट करना पड़ेगा, बट हम कभी कभी बता ही देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हम जब जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो टाइटल जो था हमारे गवर्नर जनरल का, उसको हटा के अब हमको वाइसरॉय ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? यहाँ साफ लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। और ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन। इसका ऑफिस जो होता है सेक्रेटरी ऑफ द, ये कहाँ बना? ब्रिटेन में बना, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असिस्ट इन द काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि ये 1858 में आया, जब 1857 का रिवोल्ट हो गया उसके बाद आया, सीधे ब्रिटिश ने क्या किया? सीधे खत्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा था, इनडायरेक्टली भी रूल कर रहा था, उसको खत्म किया। अब डायरेक्ट बताया कि हम ही डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, कौन? मोनार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं इसको कि अब यहाँ पर क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का रूल हो चुका है। अब गवर्नर जनरल का नाम हटा के क्या नाम दिया? वाइसरॉय। सबसे पहला वाइसरॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। कब बना? 1858 में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अब बात करेंगे हमारे एक और एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इंडियंस वे नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसमें थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़े थोड़े इंडियंस को पावर मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर भी डर रहे थे कि भाई इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया या कुछ हो गया, थोड़ा सा इसको राइट दे देते हैं। तो इसे कुछ कुछ राइट दे रहे थे एकदम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कि इंडियंस नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले टाइम में। अब इसी चीज को बोला प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या? डिसेंट्रलाइजेशन एज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइम वी आर लुकिंग दैट हमारे में क्या होता है, हमारे में आप देख सकते हैं स्टेट के अंदर, मतलब एक तो हमारे सेंट्रल लेवल में भी होते हैं लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के अंदर में भी होते ही है हमारे ये विधान परिषद, विधान सभा, ठीक है, ये सब होता ही है। और फिर हम जानते भी है कि उसके अंदर भी जब हम आते हैं पंचायत होते हैं, ठीक है, फिर म्यूनसिपालिटी सब अर्बन एरियाज में,
तो इस तरीके हम तो मिला लग देखते कि यहाँ पर पावर डिसेंट्रलाइज हो रहा है, पावर एक तरीके से बट रहा है। तो वहां से और ज्यादा स्टार्ट हो गया, लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं वो किसको दिए गए, प्रोविंसेस। अब एक सवाल आपसे कि हाउ मेनी प्रोविंसेस एग्जिस्ट द ब्रिटिश रूल ऑन दैट टाइम पीरियड, कितने थे? तो प्रोविंसेस आपको 17 प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स 565। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स? तो प्रोविंसेस का ऐसा मतलब होता है कि डायरेक्टली रूल बाय द ब्रिटिशर्स, और प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली तो वो ब्रिटिशर्स के द्वारा है ही, लेकिन वहां पर कोई पपेट राजा जो होते हैं वो बैठा दिए जाते हैं कि भाई तुम ही कंट्रोल करो, बट मेरे को टैक्स देना, मेरे को सब चीज देना और मेरे को भगवान मानना, ऐसा मतलब ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। तो ये चीज था। तो हम देखें कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोविंसेस को दे दिए गए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हो चुका है और पोर्टफोलियो सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड। ये भी जो पोर्टफोलियो उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ भाई ये चीज हमको दिखना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मतलब इलेक्शन जो थोड़े थोड़े इसमें दिख रहे हैं। अब ईयर एक कब आया था? तो हमको दिखता है 1861 में आया है ये, ठीक है। और मेन फीचर क्या है कि स्टार्ट हो चुका है डिसेंट्रलाइजेशन का। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि इंडियंस वर आल्सो नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इंडियंस भी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने अभी 7 एक्ट्स के बारे में बात की, रिकॉर्ड एक्ट बात की, बट उसको हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो यहाँ तक हमने 7 एक्ट के बारे में बात किया। लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे ताकि अच्छे से याद रहे और आप ही को रिवीजन करना ताकि आपको याद रहे। फिर आते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अभी तक 935 नहीं आया है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसमें क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज्ड। अब जो मेंबर्स जो थे ना वो इसको इंक्रीज किए गए सेंट्रल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोकसभा राज्यसभा, बट नाउ अडेज के नाम पे, तो उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब बात करें यहाँ पर मेंबर्स वेयर अलाउड टू डिस्कस द बजट। अब यहाँ पर मेंबर्स जो भी होंगे वो बजट के बारे में बात कर सकते हैं। पहले तो कुछ छूट ही नहीं था, एक तरीके से सारे काम ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हमको तो राइट्स मिल रहे हैं। मेंबर्स अब अलाउड है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। इनडायरेक्ट इलेक्शन उस समय इंट्रोड्यूस हो गया था, डायरेक्ट नहीं, पीपल्स नहीं करते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टार्ट क्या है, कब आया था? 1892 में। मेन फीचर क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के अंदर। आप इसको इतना डिटेल में ना याद करके आप लाइन में पूरा एक्ट लिखिए और एक एक पॉइंट जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीज हुआ है वो लिखिए, और एक साइड में आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सबसे पहले हमारे कौन बने, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल कौन बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, फिर हम वाइसरॉय सबसे पहले कौन बने, वो इस तरीके से फैक्ट्स है वो आप लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कब आया, सबसे पहले कहाँ आया, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। मेन फीचर समझ में आया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, मेंबर्स रिसीव किए कि बजट पे हम बातचीत कर सकते हैं। कौन से एक्ट में? इंडियन काउंसिल एक्ट में 1892 में। अब बात करते हैं हमारे नॉर्मल जो एक्ट के बारे में, जहां पर बताया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें क्या आया था? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। उसमें भी इंक्रीज किया गया था और इसमें भी इंक्रीज किया गया। बट यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात हुआ, मुस्लिम्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। एज एन एग्जाम्पल एक और हम बताते हैं। आपको पता हो कि महात्मा गांधी और हमारे महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत लड़ाई, मतलब एक तरीके से बहुत हो गया था बातचीत में कि वो चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, SC ST के लोगों को भी हो, पर महात्मा गांधी बोले नहीं, इस चीज नहीं है, ये हमारे देश को एक तरीके से अलग करने वाला चीज है। इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल भी किया था। आई होप यू रिमेम्बर दैट टाइम। तो वही चीज में, लेकिन यहाँ सेपरेट इलेक्टेड दे दिया गया, मुस्लिम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। मुस्लिम इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटली, यहीं से दरार आना स्टार्ट हो चुका था। इंडियंस में इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय, मतलब इंडियंस जो थे वो इंक्लूड करेंगे किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय में, एक तरीके से वो आ सकते थे, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन फैक्ट में ईयर 1909 है।
इसका अदर नेम है मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। मेन फीचर है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आ गया, और फर्स्ट इंडियन मेंबर जो वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने थे वो कौन बने हैं? एसपी सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने ही चाहिए। ये कौन से एक्ट में है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये हमारे एक्ट के बारे में, इस एक्ट के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। इसको हम नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, मोंटागो सेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हमने उससे बात की 1909 और अब हमने बात किया 1919। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसको हम डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस कहते हैं। इसका मतलब क्या है ना कि हमने प्रोविंस स्टेट्स को दो तरीके से डिवाइड किया, इसे डार्क ही कह रहे हैं, दो तरीके से। पहले रिजर्व सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पर सिर्फ रिजर्व पर्सन ही आ सकता है, जो कंट्रोल्ड है गवर्नर के द्वारा एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जैसे कि पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें। बट एक ट्रांसफर सब्जेक्ट भी आता है जो कंट्रोल किया जाता है इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल बन चुका है। बाई कैमरल मतलब दो एक तरीके से ग्रुप में, इसमें दो हाउसेस होंगे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको डिनोट करता है? राज्यसभा को, और ये असेंबली किसको करता है? लोकसभा को। तो इस तरीके से हमको बताइए कि ये हमारे को रहता है। बाई कैमरल आ चुका था लगभग टू हाउसेस में। अब डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ एरियाज में डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो रहे थे, और यहाँ पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंट्रोड्यूस हुआ। कब? 1926 में। 1926 में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, 1919 में नहीं, 1926 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1919 का ये एक्ट है। अदर नेम है हमको मोंटागो सेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मेन फीचर डार्किन प्रोविंस से दो तरीके से, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाई कैमरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सेंटर को, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक और लाइन जोड़ सकते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ 1926 में। तो ये हमारा कौन सा एक्ट आता है? ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919। अब हम आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बताया गया कि इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। ये लार्जेस्ट एंड बहुत डिटेल्ड ब्रिटिश एक्ट इंडिया के रिलेटेड है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस में इन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये प्रपोज हुआ था कि ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए, ये प्रपोज फेडरलिज्म में इंक्लूड हुआ है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसेस स्टेट्स को। एक तरीके बताएंगे ये इतना प्रोविंसेस है, इतने प्रिंसेस स्टेट्स है। बात कितने प्रोविंसेस हैं? हमारे 17 प्रोविंसेस, और प्रिंसेस स्टेट कितने हैं? 565। अब ऑल इंडिया फेडरेशन वाज नेवर फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस। सारे इंडियन फेडरेशन कभी फुल्ली एस्टैब्लिश थोड़ी ना हो जाएंगे एक बार में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया है भाई। डार्किन प्रोविंसेस तो अबॉलिश कर दिया गया है कि दो जो चीज था ना, जो प्रोविंसेस के बारे में हम बात किए कि दो चीज जो पहले था, जब हमने बात किया था, वो उसको खत्म करा दिया कि बोले कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसको हटा दो। लेकिन प्रोविंसेस में हटा के ये चीज आपको सेंटर मिला दिया गया। सब्जेक्ट डिवाइड इनटू 3 लिस्ट। यहाँ 3 लिस्ट आते हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये 3 चीज एक तरीके से डिवाइड हमको कर दिया गया। फेडरल कोड एस्टैब्लिश कब किया गया? 1987 में। ये एक तरीके से फैक्ट्स है। अगर आप थोड़े से डिटेल कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। बट अगर आप कोई BLLB कर रहे हो या कोई और जस्ट लाइक एज अ ग्रेजुएशन को कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए अगर डिटेल नहीं चाहिए तो आप कम से कम एक्ट्स को याद रखिए, और उससे रिलेटेड कि इसमें क्या था वो याद किया, कुछ कुछ फैक्ट्स याद कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, एंड ये सब नॉलेज कभी बेकार नहीं जाने वाला है। तो फेडरल कोड कब स्टार्ट हुआ? 1937। फेडरल क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी एक्ट के अंदर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाता है, जो कि हमारे 1935 में आया था। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर भी यहाँ पर पावर में सेंटर में पावर उसमें उनको भी आया। यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सपैंड हुआ बहुत सारे ग्रुप्स में, जैसे प्रोविंस ऑफ सिंध, उड़ीसा वहां पर क्रिएट होता है। बुर्मा इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं
बट कम से कम आप इतने देखिए समझिए, और अगर आपको डिटेल में और चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो कि आपको इस टॉपिक पे आपको डिटेल में ज्यादा चाहिए। बट हम एज इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, और इतना जाना जरूर, मतलब इतना ज्यादा कंपल्सरी क्या, इतना कम से कम जानिए अपने आर्ट के बारे में, और एक एक दो दो लाइन याद कीजिए, और जो फैक्ट्स है वो जरूर याद करें। नाउ हमारे अब अगस्त ऑफर 1940 के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली ये क्या है अगस्त ऑफर? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, इसी समय प्रॉमिस किया था कि इंडिया अगर अगर एक तरीके से हमारे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर देता है ना, तो एक तरीके से उनको हम बहुत सारे में छूट दे देंगे, हम आपको आजादी दे देंगे, इस तरीके से उन्होंने ऑफर दिया था। ठीक है, अब इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया, भाई ठीक है हम खुश हैं, बट उन्होंने धोखा दिया था, ये सब हम जानते हैं कि बाद में किससे फिर लड़ना पड़ा, थोड़ा झगड़ना पड़ा, तब जाके हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस है कि इंडिया वुड बी इन्वॉल्व इन मेकिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। इट एक्सेप्टेड द आइडिया दैट इंडिया वुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड विद इंडियन पार्टिसिपेशन। से बना था, लेकिन फिर लड़ाई करना पड़ा, झगड़ा, मतलब वो चल में कि आप क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, तब जाके हमें ये भी राइट मिला कि हम बना सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज में लेके ये जो ऑफर जो था अगस्त ऑफर 1940 में, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भाई अगर हम अपने देश में रह रहे तो हम इस ऑफर क्यों मतलब करें, नहीं करेंगे, हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे अपना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इंडियंस वुड पार्टिसिपेट इन कंस्टिट्यूशन मेकिंग। इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते कंस्टिट्यूशन मेकिंग में, तो ये इनका कहना था। लेकिन हाँ इंडियंस कुछ कुछ इंडियंस को उठा लेते हैं, सारा बनवा लेते, दैट रीजन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, तो ये अगस्त ऑफर 1940 का इसमें था। इसमें मेन चीज इसमें यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द इंडियंस वुड पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब हमारा आता है क्रिप्स मिशन। ये आपने सुना ही होगा, क्रिप्स मिशन हम कहते हैं 1942 में। ये एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को भेजा था, उसका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इसी का नाम पे क्रिप्स मिशन भी रखा गया था। ये मिशन प्रपोज किया गया था कि इंडिया वुड रिवाइव डोमिनेशन स्टेटस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, मतलब वही चीज था कि भाई फिर से डोमिनेट कौन करेगा अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, ब्रिटिशर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड बी फॉर्म टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आया कि नहीं, अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि हम तुम्हारा ये भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत जरूरी चीज था ना, क्योंकि मैक्सिमम सारे के सारे मेंबर्स नॉट इंडियंस, बिल्कुल कोई इंडियंस नहीं था, तो क्यों इसको हम अपनाएं? जब कोई इंडियंस ही नहीं रहेगा, इंडियन का क्वेश्चन बनाएगा, दैट रीजन फिर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये कब आया था? 1942 में। इसका हेड कौन था? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और मेन प्रपोजल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स। अब हम बात करते हैं हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। ये यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट स्टार्ट होता है। कैबिनेट मिशन प्लान 46 क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन टू इंडिया भेजा था। इसमें 3 मेंबर्स थे हमारे। इट हैड 3 मेंबर्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड, फिर क्रिप्स आ गए यहाँ पर, एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन, वही चीज है भाई कि वही कोशिश किया जा रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगा। तो फिर आता है members of the constituent assembly indirectly elected by the provincial assembly. The principals represented through nomination. फिर 1946 में ईयर हुआ, मेन रिजल्ट हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ द constituent assembly, नंबर ऑफ कैबिनेट मिशन मेंबर्स 3। तो यहाँ पर इसको मान लिया गया कैबिनेट मिशन प्लान फूड। इसमें ये भी जरूरी कि हमारे constituent assembly में इसका आ जाता है नाम। तो उन्होंने ट्राई वही किया कि 3 मेंबर्स यहाँ पर एक तरीके से भेजा उन्होंने कैबिनेट मिशन के लिए कि आप 3 मेंबर चाहिए। क्या नाम है इनका, आप प्लीज इसको याद रखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो एक तरीके से कैबिनेट मिशन में एक प्रपोज हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेंबर्स जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, किसके द्वारा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। प्रिंसेस स्टेट में वे रिप्रेजेंटेड थ्रू नॉमिनेशन, प्रिंसेस स्टेट में नॉमिनेशन के द्वारा होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होंगे। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ था माने 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान में ही इस तरीके से हो गया था। ठीक है, मेन पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना। ओरिजिनल स्ट्रेंथ असेंबली के थे कितने मेंबर्स थे? 389, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में कितने मेंबर्स थे प्रोविंसेस का 292 मेंबर्स आए थे। ये पॉपुलेशन के अंडर में एक तरीके से डिवाइड किया था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इतने मेंबर्स होंगे। प्रिंसेस स्टेट में 93 मेंबर्स, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 मेंबर्स। लेकिन पार्टीशन के बाद प्लीज इसको भी आप याद रखिएगा, तो प्रोविंसेस में 292 थे, प्रिंसेस स्टेट्स में आपको 93 थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आपको 4 मेंबर्स थे। इन पार्टीशन के बाद जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया तब यहाँ पर कितने दिखते हैं, तब 299 मेंबर्स दिखते हैं। ठीक है, 299 मेंबर्स अब पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो पहले कितना थे 389, अब 299। 389 में से 292 मेंबर्स आपका प्रोविंसेस, 93 प्रिंसेस स्टेट, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 299 हो गया आफ्टर पार्टीशन। नाउ बात करते हैं मीटिंग के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन पहला मीटिंग कब हुआ था? पहला मीटिंग आपको हुआ था 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे और 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब 9 है 10 11, तो इसमें ये इनको कहते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे पहले मीटिंग कब आया, कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे टेम्पररी प्रेसिडेंट उस समय? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछे कौन जो थे परमानेंट प्रेसिडेंट थे, कब आए थे? तो 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और H.C. मुखर्जी आपको वाइस प्रेसिडेंट बने थे, B.N. राव कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर बने थे। ये कुछ नाम है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद होते तो बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज गेन होगा। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बने थे, ये भी वही चीज है। ठीक है, एग्जामिनेशन फैक्ट है जो हमको याद रखना ही चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग आया था 9 दिसंबर 1946। टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर B.N. राव। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कब प्रेजेंट किया था? 13 दिसंबर 1946 में। अडॉप्ट कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 में। ये एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल्स और एम्स जो हमारे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करता है। ये लेटर एक बेसिस बन गया प्रियम्बल का बाद में, और सेम टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट या इनैक्ट हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने ही करने हैं। अब बात करते हैं इस एक्ट को लेकर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है। इंडिया 15 अगस्त को, पाकिस्तान कब हुआ है? 14 अगस्त को। वाई ऐसा हुआ कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बोले कि हम तो 14 अगस्त को हुए और इंडिया बोला कि हम 15 अगस्त को हुए? क्योंकि देखो एक्चुअल टाइम का आपको पता है कि पाकिस्तान हमसे दूर है और हमारा जो है ना एक यूपी के जगह से हमारा लोकेशन सब में बांटा जाता है कि सबका सेम टाइम हो ताकि हम यूनिफॉर्मिटी से चले। हमारे मिड नाइट में हो रहा था इंडिया में, एक तरह से मिड नाइट था, तो कुछ को टाइम पीरियड पहले रहता, तो पाकिस्तान में थोड़ा पहले था, एक दिन पहले, थोड़ा से 12 से पहले, बट हमारा 12 बजे हमने माना, 15 अगस्त माना, उन्होंने 14 अगस्त माना। इसमें कोई वह बात नहीं कि पहले कैसे हो गया बाद में हम कैसे, वो नहीं कुछ बात है। तो इंडियन इंडिपेंडेंट बन गया 15 अगस्त 1947 में, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडियन पाकिस्तान 2 सेपरेट डोमिनेशन बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गया। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 2 फंक्शन मेनली परफॉर्म किए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और एज अ वर्किंग एज अ लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया की लॉ बना रहा है। ठीक है, आई होप समझ में। अब ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्म हुआ था 29 अगस्त 1947। रिस्पॉन्सिबल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। और ओरिजिनल मेंबर्स के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत जरूरी है आपको याद करने का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बहुत नाम दिया हुआ, जैसे कि यहाँ तक हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ तक क्या क्या नाम दिया हमारे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन ही थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद असदुल्ला, बी एन मिटर,
डीपी खातन एंड चेंजेस हुआ, क्या क्या चेंज हुआ कि BL मित्तर जो थे वो रिप्लेस किए गए एन माधवा राव की तरह, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, और डीपी खैतन में रिप्लेस हुए थे TT कृष्णमाचारी चारी के साथ। तो ये नाम भी आपको याद में रखने पड़ेंगे, आपको थोड़े से आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि आपको याद हो सके। इस वीडियो में हम आपको याद नहीं करा सकते, दो नाम कम से कम याद आपको होने चाहिए, कम से कम 2-3 नाम। सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आपको याद ही होंगे, कि ये मुंशी भी आपको पता होंगे पक्का, कहीं ना कहीं आपको याद होंगे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सब है, कम से कम आप देख लीजिए जितना हो सके आपको याद। दो है उनका रिप्लेस भी हुए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन गेट में आपको याद होनी चाहिए। पहला 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था। 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। 22 जनवरी 1947 में क्या था, 22 जनवरी में तो यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। 15 अगस्त 1947 में आपको इंडिया इंडिपेंडेंट बन चुका था। 29 अगस्त आपको 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुआ था। 4 नवंबर 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, यहाँ पर फॉर्म हुआ था 29 अगस्त को, यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस हुआ था 4 नवंबर 1948 को। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था, और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स हुआ था। तो ये जो डेट्स है वो आपको याद होने चाहिए। इसमें तो बहुत सारे डेट्स है, ये भी हमने बात किया, ये भी बात किया, ये भी बात किया, ये भी बात किया है, ये भी बात किया है। अगर ये नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर ये भी नहीं याद है कोई बात नहीं, इसको रिपीट कीजिए आप याद। 29 और 4 याद करना है, 29 अगस्त 1947, ठीक है, और 4 नवंबर 1948, ये और ये सब तो याद तो हो गई आपको। एक आपको हम वर्क देते हैं, तो यहाँ पे बोला कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुए थे, तो कितने मेंबर्स ने साइन किया था, ये क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बिलो। अब बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, सेम चीज है भाई, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। इमीडिएटली प्रोविजन फोर्स में लाया गया, और जो कुछ रिमेनिंग प्रोविजन थे वो 26 जनवरी 1950 में आया था, मतलब फोर्स में आ गया, फोर्स में हो ही गया, अडॉप्ट किया गया, ये फोर्स में लाया गया 26 जनवरी। फिर 26 नवंबर को सेलिब्रेट भी किया जाता है, क्या, संविधान दिवस, संविधान दिवस किया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट कब अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, सेम डेट है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कब हमको फोर्स में आए, वही चीज है 26 जनवरी 1950, इंडिया एक रिपब्लिक ऑन दिस डेट बन गया। यहाँ ऑफिस खत्म हो चुके हैं, गवर्नर जनरल जो ऑफिस होता है वो खत्म हो चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। वाई 26 जनवरी चूजन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया था कि पूर्ण स्वराज ले लेंगे हम, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लेकिन हो नहीं पाया था, तो इसलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, उसके ऑनर में इस डेट को चुना गया, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको याद रखने हैं। टाइम टेकन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइम लगे थे, 2 years 11 months 18 days, ठीक है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 165 डेज, इसमें आपको 11 सेशंस हुए थे, और 114 दिन में डिस्कसिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपको याद रखने होंगे। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो कुछ चीजें 395 आर्टिकल्स है, लेकिन अब हमको पता है कि 448 आर्टिकल्स है, एम आई राइट, 448 आर्टिकल्स है। तो ये सब चीजें हमको समझ में आ जाती है कि 448 कैसे 395 ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ क्लॉजेस में जोड़ देते हैं ना, 4A में ये सब जो जुड़ गए, इसके कारण हमको 448 आर्टिकल्स में आ चुका है। कितने पार्ट्स है, तो पहले तो हमारे 22 पार्ट्स थे, बट अब हमारे कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। पहले हमारे 8 शेड्यूल थे, अब हमारे कितने शेड्यूल हैं, अब हमारे 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जो भी हमने बात किया, जो भी एक्ट के बारे में बात किया, यहाँ पर एज अ कंक्लूजन ऑफ 1 लाइन रिवीजन, जो आप भले वो सब मत याद कीजिए, बट ये याद कर लीजिए, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने बात किया वो याद कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट ब्रिटिश एक्ट
कंट्रोल हुआ था हमारे कौन से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें हमने बात किया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के वारेन हास्टिंग है, ड्यूल कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में फर्स्ट एक लाइन में बताया जाएगा। फिर हमने बात किया एक ड्यूल कंट्रोल के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट कौन बने, इंपॉर्टेंट चीजें हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, यहाँ पर एक एक्ट आता है, मतलब एक्ट आता है जब वाइसरॉय के बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात होता है कि ये आते हैं। फिर सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट में आया गया 1909, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम और नाम दिया गया है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया डायरेक्टली, इसको क्या कहते हैं उसमें भी दिया हुआ है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश इन 1987, फिर मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 1985 दिख रहा है। फिर हमको आइडिया ऑफ कल्चरल असेंबली किसके द्वारा लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट गिवन बाय एम.एन. रॉय, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो मेन सोर्स कौन है, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हमने बात किया, कब आया, कौन लोग थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन है, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया, चेयरमैन कौन था, कब अडॉप्ट किया, कब साइन हुआ, कितने मेंबर्स थे जो आपको बताना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया। ठीक है, फिर कितने टाइम लगे बनाने में, कितने आर्टिकल्स थे पहले और अब कितने आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। अब यहाँ पर टाइमलाइन के बारे में बस सिंपली आपको दिया गया है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-73 में रेगुलेटिंग एक्ट, 74 में पिट्स इंडियन एक्ट। ठीक है, फिर हमको 1830 में चार्टर्स एक्ट, 1833 में चार्टर्स एक्ट, 1853 में चार्टर एक्ट, 1850 ब्रिटिश क्राउन टू प्लेस हुआ था, 1861 में इंडियंस इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फिर हमारे 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ, 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रेट हुआ, 1990 में डायरेक्ट इन प्रोविंसेस। ये कोई डेट्स दिए हुए हैं जो हमने बात किया वो, लेकिन आप जैसे हमने एक्ट्स के बारे में बात किया, पहले एक्ट्स का नाम लिखिए, उसके बाद उसकी डेट लिखिए, उसके बाद एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सारी चीजें थी। तो आज के लिए इतना ही, हमने बात किया हमारे पूरे के पूरे हिस्ट्री के बारे में कि हमारा क्या एक तरीके से हिस्ट्री हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें हमने बात किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, पिट्स इंडियन एक्ट 1784 के बारे में, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर हमने बात किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995, अगस्त ऑफ 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बात किया, फिर कब फर्स्ट मीटिंग हुआ, कौन टेम्पररी थे, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, फिर हमने कुछ ओरिजिनल मेंबर्स के बारे में बात किया, इसमें इसको पूरा कंक्लूड कर दिया। इतने सारी चीजें हमने बात की और क्या क्या किस तरीके से हमारे को मतलब फ्रीडम मिल रहा था, किस तरीके से हमको एक्ट्स के द्वारा हमको किस तरीके से हमको देखिए यहाँ पर हमने बात किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड सडनली। यहाँ से हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम तुरंत ही नहीं मिला, ठीक है, तुरंत बिल्कुल भी नहीं मिला। बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत रिफॉर्म्स आए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुआ, तब जाके चेंजेस के कारण, ब्रिटिश रूल के कारण हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, भी पीपल्स के द्वारा मिला, अपने इनडायरेक्टली या प्रोविंसेस या अपने स्टेट्स के द्वारा मिला। तो एक आपको हम होमवर्क देते हैं, कितने पीपल ने साइन किया था, है ना, साइन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, डेट भी आपको पता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग, थैंक यू सो मच।